एक जमाने में पुतिन और कुलीन वर्ग एक ही मेज पर बैठकर एक ही खेल के नियम लिखते थे। क्रेमलिन में लिए गए हर फैसले की झलक लंदन की हवेली, सार्डिनिया के यॉट मरीना और जिनेवा के बैंक खाते में दिखाई देती थी। लेकिन यूक्रेन के युद्ध ने इस समीकरण को तोड़ दिया। पश्चिमी देशों के लगातार प्रतिबंधों, विदेशी संपत्तियों की जब्ती, निजी जेट और नौकाओं की जब्ती ने रूसी अभिजात वर्ग की विलासिता भरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है। अब क्रेमलिन के सबसे धनी लोग एक खामोश लेकिन खतरनाक विद्रोह शुरू कर रहे हैं। कुछ भाग रहे हैं, कुछ चुप हैं और कुछ अब पुतिन के आदेशों पर सवाल उठा रहे हैं। पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा अब अग्रिम मोर्चे पर नहीं बल्कि उनके अंदरूनी घेरे में ही उभर रहा है। विश्वासघात की इन फुसफुसाहटों की जड़ समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि पुतिन की एक अजेय नेता की सावधानी पूर्वक गढ़ी गई छवि कैसे चकनाचूर हो गई है। 25 सालों तक पुतिन ने रूसी जनता और अभिजात वर्ग को एक ही चीज बेची, सत्ता। वह एक एडिग नेता थे जिन्होंने 1990 के दशक की अराजकता के बाद देश का पुनर्निर्माण किया, चेचन्या को कुचला, जॉर्जिया को घुटनों पर ला दिया बिना एक भी गोली चलाए, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पश्चिम को चुनौती दी। इस सत्ता की छाया में कुलीन वर्ग ने जहां धन दौलत बटोरी, वहीं लोगों को कम से कम स्थिरता और राष्ट्रीय गौरव का एक अंश तो मिला। यूक्रेन पर आक्रमण इस छवि को हमेशा के लिए मिटाने की आखिरी चाल मानी जा रही थी, लेकिन हुआ उल्टा। 3 दिन में कीव का सपना एक दुस्वप्न में बदल गया। रूसी सेना दुनिया की नजरों के सामने अपमानित हुई। लाखों हताहत डूबते हुए प्रमुख जहाज, अग्रिम मोर्चे से भागते सैनिक। हर सैन्य हार ने पुतिन के अचूक नेतृत्व के आभामंडल को कमजोर कर दिया। अब वे एक बेजोड़ रणनीतिकार नहीं रहे बल्कि एक ऐसे नेता बन गए जो गलतियां करते थे, गलत अनुमान लगाते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, हार की संभावना का सामना करते थे। जब पश्चिम की आर्थिक तंगी ने छवि के इस क्षरण को और बढ़ा दिया तो कुलीन वर्ग के लिए समीकरण पूरी तरह बदल गए। उनकी वफादारी कभी भी वैचारिक नहीं रही थी। यह एक सीधा साधा सौदा था। पुतिन ने उन्हें देश की दौलत लूटने और उस दौलत को पश्चिम में लंदन की आलीशान हवेलियों में, फ्रेंच रिवेरा की नौकाओं में और स्विस बैंकों में जमा करने की आज़ादी दी थी। बदले में वह उनसे पूरी राजनीतिक वफादारी की उम्मीद करते थे। युद्ध और प्रतिबंधों ने समझौते के दोनों पक्षों को तबाह कर दिया। अब पश्चिम में न तो कोई हवेली बची थी, न कोई नौका, न ही कोई बैंक खाता। सब कुछ फ्रीज कर दिया गया था। देश की दौलत अब कुलीन वर्ग की जेबों में नहीं बल्कि युद्ध मशीन की अतृप्त भूख में जा रही थी। इसलिए सौदा टूट गया, और जब सौदा टूट जाता है तो वफादारी बेमानी हो जाती है। इस आर्थिक मंदी के बीच क्रेमलिन के निर्देशों से इस बात के सूक्ष्म संकेत मिलने लगे थे कि पुराने नेता अब इस मुद्दे पर नहीं हैं। बेशक कोई भी कुलीन वर्ग इतना मूर्ख नहीं था कि कैमरे पर आकर कहे कि पुतिन को इस्तीफा दे देना चाहिए। रूस में इस तरह के दुस्साहस की कीमत आमतौर पर या तो साइबेरियाई जेल में लंबी छुट्टी होती है या फिर ज्यादा स्थायी रूप से पोलिश चाय। इस समूह का सबसे प्रतीकात्मक उदाहरण अरबपति मिखाइल फ्रिडमैन हैं, जो अल्फा बैंक के संस्थापकों में से एक हैं। फ्रिडमैन पुतिन युग के सबसे पश्चिमी और सबसे वैश्विक कुलीन वर्ग में से एक थे। वे लंदन में रहते थे, अंतर्राष्ट्रीय कला और शैक्षणिक संस्थानों को भारी दान देते थे और खुद को क्रेमलिन से स्वतंत्र एक व्यवसायी के रूप में पेश करते थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें उम्मीद थी कि पश्चिम उनके जैसे अच्छे कुलीन वर्ग में अंतर कर लेगा, और वे युद्ध को एक त्रासदी बताने वाले पहले लोगों में से थे और उन्होंने बेहद सावधानी से भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि उनका अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ। पश्चिम के लिए वे अब भी पुतिन के तंत्र से पोषित क्रेमलिन का एक बटुआ थे। उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली गई, उनकी यात्रा की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई और उन्हें लंदन स्थित उनके घर में लगभग नज़रबंद कर दिया गया। मॉस्को स्थित सिलोविकी विंग के लिए वह एक अविश्वसनीय व्यापारी थे जो पश्चिमी देशों का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे। अगर फ्रिडमैन उन लोगों का प्रतीक हैं जो चुपचाप सहते हैं, तो ओलेग टिंकोव उन लोगों का प्रतीक हैं जो सब कुछ जला देने को तैयार हैं। रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन बैंकों में से एक टिंकोव बैंक के संस्थापक, इस रंगीन और उत्तेजक अरबपति ने वही चिल्लाना चुना जो दूसरे फुसफुसा रहे थे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को एक पागलपन भरा युद्ध बताया। उन्होंने रूसी सेना को अक्षम बताया और क्रेमलिन के अधिकारियों की मूर्खता की आलोचना की। उन्हें इसकी कीमत तुरंत और बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्रेमलिन ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया। उन्हें अपना बैंक पुतिन के करीबी कुलीन वर्ग को उसकी असली कीमत के लगभग 3% की हास्यास्पद कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। टिंकोव ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रूसी नागरिकता त्याग दी है और उन्हें पूर्ण निर्वासन की सज़ा सुनाई गई है।
कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देशद्रोह की अंतिम कीमत चुकाई। इस समूह में सबसे ऊपर वैगनर के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन हैं। प्रिगोजिन कोई पारंपरिक कुलीन तंत्र नहीं था, वह पुतिन द्वारा रचित एक राक्षस था। हालांकि यह राक्षस इतना शक्तिशाली हो गया कि एक समय उसने अपने रचयिता को ही चुनौती देने का साहस कर लिया। मॉस्को की ओर उनका अल्पकालिक मार्च पुतिन की सत्ता के लिए अब तक की सबसे साहसिक चुनौती थी। पुतिन ने इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं किया। आकाश में प्रिगोजिन के विमान के रहस्यमय विस्फोट ने क्रेमलिन में खेल के सबसे बुनियादी नियम की याद दिला दी। जार के साथ विश्वासघात करने वालों का अंत निश्चित है, लेकिन विश्वासघात की कीमत हमेशा इतनी भारी नहीं होती। कभी कभी यह किसी तेल व्यवसायी के अस्पताल की खिड़की से गिरने के रूप में सामने आती है। पिछले 2 सालों में लुकोइल के सीईओ रवेल मगनोव और दर्जनों अन्य शीर्ष ऊर्जा एवं रक्षा अधिकारियों द्वारा झेली गई संदिग्ध दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं क्रेमलिन के शांत लेकिन उतने ही क्रूर सफाई के तरीके हैं। इन सारी त्रासदियों के बावजूद क्रेमलिन विरोधी आवाज़ें तेज होती जा रही हैं। आज एक नया सत्ता केंद्र उभर रहा है जो पुतिन के युद्धोन्माद और आर्थिक आत्महत्या पर सवाल उठा रहा है। हम उन्हें व्यावहारिक यथार्थवादी कह सकते हैं। ये विचारक नहीं बल्कि व्यवसायी हैं जो आंकड़ों की भाषा समझते हैं। वे समझते हैं कि युद्ध से रूसी अर्थव्यवस्था को हर दिन कितना नुकसान होता है, पश्चिमी तकनीक से अलग होने का लंबे समय में क्या मतलब है और चीन की दया पर कच्चे माल का उपनिवेश बनना कितना विनाशकारी होगा। कुछ ठोस उदाहरणों के जरिए इन मूक विरोधियों के चेहरे और नियति को समझा जा सकता है। इस समूह के सबसे मुखर लेकिन सबसे सतर्क सदस्यों में से एक हैं एल्यूमिनियम की दिग्गज कंपनी रुसल के संस्थापक ओलेग डेरिपास्का। डेरिपास्का ने शुरू से ही इसे बार बार युद्ध का पागलपन बताया है और तर्क दिया है कि यूक्रेन में शांति वार्ता तुरंत शुरू होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने रूसी केंद्रीय बैंक की आर्थिक नीतियों की खुलकर आलोचना की है और इस बात पर जोर दिया है कि देश आर्थिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। इस नए दौर में शायद सबसे कुशल और निर्दयी खिलाड़ी व्लादिमीर पोटानिन हैं, जो प्लैटिनम किंग के नाम से मशहूर नोरिल्स्क निकेल के मालिक हैं। पोटानिन ने व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाने का रास्ता चुना। वैश्विक निकल और पैलेडियम बाजारों में अपनी कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वह पश्चिमी प्रतिबंधों से काफ़ी हद तक बच निकलने में कामयाब रहे। साथ ही उन्होंने ओलेग टिंकोव के बैंक जैसे अन्य गिरे हुए कुलीन वर्ग की संपत्तियां हासिल करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो युद्ध की खुलेआम निंदा करने के कारण क्रेमलिन के पक्ष में नहीं रहा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि मौन विरोध का सबसे शक्तिशाली रूप हो सकता है। रूस की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी लुकोइल के संस्थापक वॉगिट अलेपेरोव ने आक्रमण के तुरंत बाद दशकों तक जिस कंपनी को चलाया था उसके प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे तेल उद्योग जगत में हड़कंप मच गया। यह कोई खुला विरोध नहीं था, लेकिन यह कहने का सबसे सशक्त तरीका था कि मैं इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये असंतुष्ट लोग कड़े प्रतिरोध और अपने हितों की रक्षा की रणनीति पर चल रहे हैं। वे क्रेमलिन के उस आदेश का जवाब दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि अपने पूरे उद्योग को युद्ध उत्पादन के लिए समर्पित कर दिया जाए। नौकरशाही बाधाओं, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं या तकनीकी कठिनाइयों जैसे बहाने बनाकर काम को धीमा कर रहे हैं। पश्चिम में अपनी संपत्ति बचाने के लिए वे गुप्त रूप से पश्चिमी सरकारों से संपर्क कर रहे हैं। यूक्रेन की सहायता में अब अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देकर अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे गुप्त रूप से उन संभावित नामों से संपर्क कर रहे हैं जो पुतिन के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, ताकि भविष्य के लिए उनकी स्थिति सुरक्षित हो सके। इन कुलीन वर्गों की शक्ति केवल उनके धन से नहीं आती। वित्त, ऊर्जा और धातु विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण उन्हें पुतिन के विरुद्ध एक प्रकार का प्रतिरक्षा कवच प्रदान करता है। युद्ध के बीच पुतिन देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी या एल्यूमिनियम की दिग्गज कंपनी के मालिक को कैद करके पूरे क्षेत्र और हजारों कर्मचारियों को जोखिम में नहीं डाल सकते। ऐसा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसलिए इन व्यावहारिक कुलीन तंत्रों के पास एक संकीर्ण लेकिन महत्वपूर्ण पैंतरेबाजी की गुंजाइश है, जहां वे शासन के अधीन हुए बिना अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, और वे इस गुंजाइश का हर दिन विस्तार कर रहे हैं। इस नए माहौल ने क्रेमलिन में जटिल और निर्दयी सत्ता के खेल के नियमों को भी नए सिरे से लिख दिया है। यह खेल अब ऐसा नहीं रहा जहां केवल पुतिन के प्रति सबसे वफादार ही जीतता है।
यह एक बहु खिलाड़ी शतरंज के खेल में बदल गया है, जहां सबसे लचीले, सबसे चतुर और सबसे निर्दयी ही जीतते हैं। व्यक्तिगत समृद्धि और आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति अब किसी भी वैचारिक निष्ठा या व्यक्तिगत निष्ठा पर हावी हो गई है। ये एक ऐसा दलदल है जहां गठबंधन रोज बदलते रहते हैं। कल का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है, और पीठ में छुरा घोंपना और बंद दरवाजों के पीछे गुप्त सौदेबाजी आम बात हो गई है। एक कुलीन वर्ग या नौकरशाह के सामने दुविधा ये है, क्या उन्हें पुतिन के डूबते जहाज पर ही रहना चाहिए और उनके साथ डूब जाना चाहिए, या जहाज से कूदकर नए कप्तान के जहाज पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करने वालों में सबसे आगे होना चाहिए। यह एक बेहद जोखिम भरा आकलन है। पुतिन को बहुत जल्दी छोड़ना देशद्रोह माना जा सकता है और आपको तुरंत बर्खास्त कर दिया जा सकता है। बहुत देर से छोड़ने का मतलब नई सरकार के स्थापित होने पर सब कुछ खोना हो सकता है। इसलिए क्रेमलिन में हर खिलाड़ी अब अपने अस्तित्व का खेल खेल रहा है। क्रेमलिन के भीतर अब कई सत्ता केंद्र एक मौन संघर्ष में उलझे हुए हैं। एफएसबी के भीतर कट्टरपंथी सिलोविकी विंग सेना के भीतर उभरते जनरलों के अलग अलग गुट, आर्थिक प्रबंधन में तकनीकी समूह और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी कुलीन परिवार, ये सभी पुतिन के बाद के युग की तैयारी कर रहे हैं। हर समूह अपनी स्थिति मजबूत करने, अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने और प्रतिद्वंद्वी केंद्रों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यह एक बेहद खतरनाक आंतरिक युद्ध है जो रूस का भविष्य तय करेगा, और अभी तक एक भी गोली नहीं चली है। क्रेमलिन के कुलीन वर्ग के बीच चल रहे इस युद्ध का रूस के भविष्य पर क्या असर होगा, इसने देश को एक दौराहे पर ला खड़ा किया है, और दोनों ही रास्ते अनिश्चितता और खतरे से भरे हैं। गिरती अर्थव्यवस्था अभिजात वर्ग के असंतोष और संभावित अस्थिरता को और बढ़ा रही है। यह स्थिति पुतिन के बाद के युग में उत्तराधिकार को लेकर अटकलों को और हवा दे रही है। हम इन संभावित उत्तराधिकारियों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं: वफादार टेक्नोक्रेट, निर्दयी सिलोविकी और भविष्य के राजकुमार। वफादार टेक्नोक्रेट प्रतिभाशाली कुशल प्रबंधक होते हैं जो पुतिन के प्रति पूरी तरह वफादार होते हैं और उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती। उनका काम पुतिन के विजन को लागू करना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले। संक्रमण काल में उन्हें कार्यवाहक या रीजेंट के रूप में देखा जा सकता है, जो अभिजात वर्ग के बीच आम सहमति बनने तक देश चलाएंगे। इस श्रेणी का सबसे स्पष्ट उदाहरण प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। कर सेवा के पूर्व प्रमुख मिशुस्तिन ने रूस की जटिल कर प्रणाली को डिजिटल बनाकर और उसकी दक्षता बढ़ाकर पुतिन का ध्यान आकर्षित किया। वे एक बेहद प्रतिभाशाली टेक्नोक्रेट और प्रबंधक हैं। उनका सबसे बड़ा फायदा ही उनका सबसे बड़ा नुकसान भी है। वे अपने आप में कोई सत्ता केंद्र नहीं है। सिलोविकी में उनका कोई आधार नहीं है, जनता उन्हें नहीं जानती और उनमें राजनीतिक करिश्मा का अभाव है। अभिजात वर्ग उन्हें एक नियंत्रणीय व्यक्ति मान सकता है, लेकिन यही बात उन्हें एक कमजोर नेता भी बनाती है जिसे पहले ही मौके पर उखाड़ फेंका जा सकता है। राष्ट्रपति प्रशासन के उप प्रमुख सर्गेई किरियेंको को क्रेमलिन का राजनीतिक दिमाग कहा जाता है। वह रूस की घरेलू राजनीति, चुनावों, राज्यपालों की नियुक्ति और सबसे महत्वपूर्ण यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों के एकीकरण का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति हैं। वह बुद्धिमान, निर्दयी और बेहद प्रभावी संचालक हैं। हालांकि उनका अतीत भी समस्याग्रस्त रहा है। 1990 के दशक में यल्त्सिन के शासनकाल में वे सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे और उन्हें उदारवादी सुधारों के लिए याद किया जाता है। उनका उदारवादी अतीत उन्हें सिलोविकी के कट्टरपंथी धड़े के लिए अविश्वसनीय बनाता है। वे राजा नहीं बल्कि किंग मेकर हैं। वे पर्दे के पीछे रहना ही पसंद करेंगे। निर्दयी सिलोविकी में खुफिया सैन्य और सुरक्षा नौकरशाही के कट्टर समर्थक शामिल हैं जो पुतिन की सत्ता की नींव हैं। उनके लिए रूस की सत्ता उसकी सेना और गुप्तचर सेवाओं की ताकत का पर्याय है। वे पश्चिम के प्रति गहरा अविश्वास और व्यामोह रखते हैं। उनके सत्ता में आने का मतलब संभवतः एक अधिक दमनकारी, अधिक सैन्यवादी और अधिक अलगाववादी रूस होगा। सुरक्षा परिषद सचिव निकोलाई पात्रुशेव इस समूह के संरक्षक और विचारक हैं। पुतिन की तरह वह भी एक पूर्व केजीबी एजेंट हैं और पुतिन के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं। एफएसबी के प्रमुख रहते हुए उन्होंने एजेंसी को रूस की सबसे खतरनाक शक्ति बना दिया। वे अपने पश्चिम विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं जो षड्यंत्र के सिद्धांतों की सीमा तक पहुंचते हैं। उन्हें पुतिन का दिमाग माना जाता है और वे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा फायदा सिलोविकी पर उनका जबरदस्त प्रभाव और उनकी वैचारिक स्पष्टता है। उनकी सबसे बड़ी कमी उनकी उम्र और यह तथ्य है कि वे पुतिन की हूबहू नकल हैं। अभिजात वर्ग शायद पुतिन के बाद एक और बूढ़ा कट्टर केजीबी एजेंट नहीं चाहेगा।
एफएसबी निदेशक अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव रूस की सबसे शक्तिशाली और खतरनाक संस्था संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं। उनके पास देश के सभी राजनीतिक और आर्थिक कर्ताओं की फाइलें हैं, जिससे उन्हें काफ़ी प्रभाव मिलता है। वह एक शांत, रहस्यमय और लगभग अदृश्य व्यक्ति हैं। उनकी शक्ति उनकी संस्था की शक्ति से आती है। हालांकि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में हुई खुफिया विफलता ने एफएसबी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और बोर्तनिकोव की स्थिति को कुछ हद तक कमज़ोर किया है। फिर भी अराजकता के किसी भी दौर में राज्य के केंद्र को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के रूप में वह सबसे लाभप्रद व्यक्तियों में से एक हो सकते हैं। दूसरी ओर भविष्य के राजकुमार पुतिन के प्रत्यक्ष संरक्षण में उभर रहे युवा चेहरे हैं, जिन्हें भविष्य के नेताओं के रूप में तैयार किया जा रहा है। ये नए चेहरे हैं जो व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे और संभवतः पुतिन के प्रति अपनी वफादारी भी साबित करेंगे। उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव निकोलाई पात्रुशेव के पुत्र हैं और आधुनिक रूस में वंशवादी युग के सबसे स्पष्ट उम्मीदवार हैं। उन्हें अपने शक्तिशाली पिता का पूरा समर्थन प्राप्त है और उन्होंने कृषि मंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री तक कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए सरकारी अनुभव प्राप्त किया है। उनकी युवा और पश्चिमी शैली की टेक्नोक्रेट छवि उन्हें सिल्वाकी और आर्थिक अभिजात वर्ग दोनों के लिए एक स्वीकार्य समझौतावादी उम्मीदवार बना सकती है। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि उनकी सफलता का श्रेय उनकी अपनी क्षमताओं से ज़्यादा उनके पिता के उपनाम को जाता है। भाई भतीजावाद की उपज के रूप में देखे जाने से उन्हें क्रूर क्रेमलिन भेड़ियों के बीच सम्मान पाने से रोका जा सकता है। एलेक्सी ड्यूमिन शायद सबसे रहस्यमय और चर्चित नाम है। उन्होंने वर्षों तक पुतिन के सबसे करीबी अंगरक्षक और सहायक के रूप में काम किया, उनकी परछाई बनकर। इसका मतलब है कि पुतिन को उन पर पूरा भरोसा है। बाद में उन्हें उप रक्षा मंत्री और जीआरयू के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया और उन्होंने क्रीमिया पर कब्जा करने का प्रबंधन किया। वह वर्तमान में तुला के गवर्नर हैं, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य क्षेत्र है। ड्यूमिन एक संपूर्ण पैकेज हैं, सैन्य और खुफिया दोनों ही क्षेत्रों में सम्मानित और राजनीतिक अनुभव से युक्त। कई विश्लेषकों का कहना है कि अगर पुतिन के मन में कोई गुप्त उत्तराधिकारी है तो वह ड्यूमिन हो सकते हैं। तो आगे क्या है? कई संभावित परिदृश्य सामने हैं। पहला परिदृश्य आयरन फिस्ट की वापसी है। पुतिन अपनी सत्ता के लिए इस खतरे को पहचानते हैं और स्टालिन शैली का निर्मम सफाया शुरू करते हैं। वे उन कुलीन वर्ग और नौकरशाहों को गिरफ्तार करते हैं जिन पर उन्हें शक है, उनकी संपत्ति जब्त करते हैं और अपनी सत्ता को पूरी तरह से भय के बल पर फिर से स्थापित करते हैं। दूसरा परिदृश्य एक नियंत्रित संक्रमण का है। अभिजात वर्ग यह तय करता है कि युद्ध और पुतिन अब और टिकाऊ नहीं हैं। वे बंद दरवाजों के पीछे मिलते हैं और एक अधिक व्यावहारिक उत्तराधिकारी पर सहमत होते हैं, जो उनकी अपनी सुरक्षा और व्यवस्था की निरंतरता दोनों सुनिश्चित करेगा और पुतिन को सम्मानजनक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने के लिए राजी करेगा। तीसरा परिदृश्य अराजक पतन का है। अभिजात वर्ग के बीच संघर्ष में कोई विजेता नहीं निकलता और यह गृहयुद्ध में बदल जाता है। विभिन्न सुरक्षा बलों और कुलीन वर्ग की निजी सेनाओं के बीच टकराव के कारण रूस 1990 के दशक से भी अधिक अंधकारमय अराजकता के दौर में डूब जाता है। इनमें से कौन सा परिदृश्य सामने आएगा, यह आने वाले महीनों में क्रेमलिन में खेले जाने वाले निर्मम शतरंज पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो तय है, पुतिन की अजेयता का आभामंडल चकनाचूर हो गया है। जो व्यक्ति कभी रूस का निरंकुश शासक था, अब अपने ही गढ़ में अपने ही बनाए भेड़ियों से घिरा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और यह आंतरिक संघर्ष रूस की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर इस वीडियो में हमने जो चर्चा की है उससे आपको लग रहा है कि क्रेमलिन अब बाहर से ज़्यादा अंदर से अंधकारमय हो गया है, तो अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें। आपको क्या लगता है, कुलीन वर्ग के साथ पुतिन का खामोश युद्ध कैसे खत्म होगा? मैं आपकी हर टिप्पणी पढ़ता हूँ, मत भूलना। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और भी ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। स्वतंत्र विश्लेषण जारी रखने के लिए आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।